डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस कक्षा में द्वितीय वर्ष बीए के पेपर 4 यानी कि HNDM 204 हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं के अंतर्गत इकाई 6 भय रामचंद्र शुक्ल पाठ और विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी के चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं के अंतर्गत यह इकाई है, निबंध आधारित। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो सकेंगे, उनके निबंध लेखन की विशेषताओं को समझ सकेंगे, भय निबंध की अंतर्वस्तु को स्पष्ट कर सकेंगे और निबंध के तत्वों के आधार पर भय निबंध का विश्लेषण कर सकेंगे। छात्रों, पिछले इकाई में हमने बाल कृष्ण भट्ट के नाक निबंध का अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भय निबंध का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत निबंध उनके चिंतामणि भाग 1 के उनके मनोविकार संबंधित 10 निबंधों में से एक है। इस निबंध में लेखक ने भय से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। भय के अर्थ से लेकर रूप और स्वरूप तक सभी संदर्भों में विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के प्रतिभाशाली लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी जगत में कौन नहीं जानता। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, किंतु ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकार के जीवन और कृतित्व के जाने बिना इकाई का अध्ययन अधूरा रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1984 आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर नियुक्त थे। सन 1891 ईस्वी में वे सपरिवार हमीरपुर जिले के राठ तहसील में आ गए। यहीं से शुक्ल जी की शिक्षा आरंभ हुई। शुक्ल जी के पिता पाश्चात्य संस्कृति और मुस्लिम सभ्यता के पक्षधर थे। हिंदी से ज्यादा वे फारसी और उर्दू भाषा पर बल देते थे, किंतु बालक रामचंद्र शुक्ल को हिंदी भाषा से बचपन से ही विशेष लगाव था। सन 1892 ईस्वी में उनके पिता की मिर्जापुर के सदर कानूनगो के पद पर नियुक्त हुई। समस्त परिवार वहीं आकर रहने लगा। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, अपने सबसे छोटे भाई कृष्णचंद्र शुक्ल के जन्म के 20 दिन के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। 3 भाइयों में से आयु में सबसे बड़े भाई रामचंद्र शुक्ल पर तो जिससे दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। 1993 में उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्पवायु आयु में ही परिपक्व बना दिया। मिर्जापुर की प्रकृति की छाया में वे बढ़े। प्रकृति से ही उन्हें मां सा सौहार्द प्राप्त हुआ। ठाकुर बलभद्र सिंह, पंडित विद्येश्वरी और पंडित बागेश्वरी जैसे विद्वानों के सहचर्य और प्रकृति के सानिध्य में उन्हें एक सच्चे भारतीय होने का एहसास और गर्व हुआ, जो आजीवन बना रहा। शुक्ल जी का अध्ययन के प्रति झुकाव बाल्यकाल से ही था। राठ तहसील में उन्होंने अक्षरारंभ किया तथा सुचारू रूप से उन्होंने अपना अध्ययन मिर्जापुर में ही आरंभ किया। वे हिंदी भाषा के साथ साथ अवधी, उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका। मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल में
1901 में स्कूल फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि वे उसमें अनुत्तीर्ण हुए। शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदारी की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। उनके कार्यक्षेत्र पर यदि दृष्टि डालें तो 1903 से 1908 तक आनंद कादिम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य किया। कुछ दिनों तक रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे उनका कार्यक्षेत्र बढ़ने लगा और उनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़े श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग संपूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। वे नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भी संपादक रहे। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु सन 1927 ईस्वी के बाद से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए ही सन 1941 ईस्वी में उनकी सांस के दौरे से हृदय गति मंद हो जाने से मृत्यु हो गई। अब हम एक नज़र उनके कृतित्व पर डालें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक होने के साथ साथ छायावादी, निबंधकार, अनुवादक, कहानीकार, आलोचक आदि को देख सकते हैं। आलोचक के रूप में उनका व्यक्तित्व बहुआयामी और महत्वपूर्ण है। आइए अब हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के रचना कर्म पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, जिनमें अनुवाद, जिसमें कल्पना का आनंद, साहित्य, मेगनस्थीस का भारतीय वर्णन, प्राचीन भारत का एक शक राजा, राज्य प्रबंध, शिक्षा, आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच, शशांक बंगला से अनुदित उपन्यास, बुद्ध चरित, भारत में हूण आदि का अनुवाद किया। उनके कविता संग्रह में मधुस्रोत, जिसमें कुल 31 कविताएं संग्रहित है। कहानी में इनकी कहानी 11 वर्ष का समय, जो 1903 में सरस्वती पत्रिका में छपी, जिनको हिंदी साहित्य की पहली कहानी कही जाने वाली 10 कहानियों की दौड़ में शामिल रही। उसके बाद उसके इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, उनके निबंधात्मक ग्रंथ में काव्य में रहस्यवाद, विचार विधि, चिंतामणि भाग 1 से 4, त्रिवेणी आदि, आलोचनात्मक ग्रंथ में रश्मिमांसा, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी पर की गई आलोचनाएं आदि शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। उनकी संपादित ग्रंथ है भ्रमरगीत सार, जायसी ग्रंथावली, वीर देव सिंह चरित, तुलसी ग्रंथावली, भारतेंदु कोश और कोश में हिंदी शब्द। सागर जीवनी में श्री राय कृष्ण दास की जीवनी, ये था शुक्ल जी का कृतित्व, जो साहित्य जगत में सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के निबंध और कवन को जानने के बाद अब हम भय निबंध का सार जाने तो प्रस्तुत निबंध भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधित 10 निबंधों में से एक है। चिंतामणि भाग 1 में लेखक ने विचारों का चिंतन मंथन करके जो वैचारिक मणि निकाले हैं, उनकी बात लेखक ने उनके मनोविकार संबंधी निबंधों में की है। भय निबंध भी उन्हीं मनोविकारों में से एक है। लेखक ने आरंभ से ही भय के अर्थ पर प्रकाश डाला है। आगे वे भय और क्रोध का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से बोलने से भय क्रोध में बदल जाता है। जैसे यदि किसी गवार को ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि कल तुम्हारे हाथ पैर
टूटेंगे तो वह भयभीत होगा, पर जब उसे कोई यह चेतावनी दे कि कल कोई उसके हाथ पैर तोड़ने वाला है तो वह क्रोधित हो जाएगा। शुक्ल जी के अनुसार भय के दो रूप हैं, एक साध्य और दूसरा असाध्य। वे कहते हैं कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। पेड़ पे प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। इस प्रकार यदि वे बचने की कोशिश करें तो भय का रूप साध्य होगा। यदि वे डर कर अपनी जगह से हिल भी न पाए तो उसे असाध्य भय का रूप कह सकते हैं। शुक्ल जी निबंध में पुरुष और स्त्री के स्वभावगत भय के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुरुष के भय की निंदा की जाती है, जबकि स्त्री के भय को वे मनोरंजन की वस्तु बतलाते हैं। आगे भय के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करने के लिए लेखक कहते हैं कि भय का कारण असहनशीलता और अविश्वास है। वे अपनी इस बात को व्यापारी के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि किसी भी भीरू व्यापारी में अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास और अर्थहानि को सहने की अक्षमता उसे भयभीत होने पर मजबूर करते हैं। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि धर्म भीरुता को सब प्रशंसनीय मानते हैं, किंतु उसमें उन्हें प्रशंसनीय कोई बात नहीं नजर आती, क्योंकि उन्हें धर्म के प्रति वफादार लोगों से ज्यादा धार्मिक लोग पसंद है। धर्म से जुड़े हुए लोग उन्हें ज्यादा पसंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि जिस प्रकार हमें मन में दुखात्मक भावों में आशंका होती है, वैसी ही आशंका सुखात्मक भावों में आशा की होती है। चुनाव हमारे हाथ होता है। आगे वे एक बच्चे के उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार क्रोध का भय स्वरूप आकार लेता है। लेखक यूरोप क्रांति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब तक आपस में लड़कर रक्त नहीं बहा, तब तक यूरोपीय लोगों का ध्यान अधोगति से होने वाले अनर्थ पर नहीं गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम भी स्वदेशी के हिमायती हो गए, किंतु यह केवल एक फैशन की लहर हो ऐसा लेखक को प्रतीत होता है। वे उस समय चली विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता की लहर को हवा का मात्र एक झोंका कहते हैं। लेखक स्थायी मूल्यों को अपनाने के पक्षधर है। लेखक भय को असभ्यता का लक्षण मानते हैं। वे अज्ञान और अशिक्षितों की टीका करते हैं। कहते हैं कि भय के कारण विद्वानों को कम और थानेदारों को अधिक महत्व देते हैं। प्रस्तुत निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने भय के हर स्वरूप, हर पहलुओं पर चर्चा की है। चाहे छोटे बच्चे के मन का भय हो, चाहे अबोध प्राणी का, हर एक के लिए भय के अलग अलग रूप है। शुक्ल जी भय का कारण दुख को ही मानते हैं। मनुष्य ही मनुष्य के भय का कारण है। मनुष्य तो पशु से भी नहीं डरता, स्वयं पशुओं जैसा व्यवहार करके मनुष्य को डरता है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। समय के साथ भय भी किस प्रकार अपना रूप बदलता है, इसका भी दर्शन हमें इस निबंध में होता है। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रत्येक प्राणी का सुख होने का अधिकार है, उसी प्रकार सभी को भय से मुक्त होने का भी। निर्भयता के संपादन के लिए वे दो बातें जरूरी मानते हैं। एक तो यह कि किसी को हम कष्ट न दे या भयभीत न करें, दूसरा हमें कोई कष्ट पहुंचाने का, भयभीत करने का साहस न कर सके। इन दोनों बातों में से पहली बात उत्कृष्टशील से तो दूसरी बात पुरुषार्थ से संबंधित है। निबंध का सार जानने के बाद अब हम निबंध कला की दृष्टि से भय निबंध की समीक्षा करेंगे, जिसमें सबसे पहला वैयक्तिकता। शुक्ल जी ने अपने निबंधों के माध्यम से अपने में निहित लोक मंगल की भावना को प्रस्तुत किया है। उनका व्यक्तित्व उनके निबंधों में झलकता है। वे समाज को व्यक्ति से ऊपर मानते हैं। शुक्ल जी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। अन्य मनोविकार संबंधी निबंधों की तरह उनके इस निबंध में भी मानव मन की गुत्थियां खोलने का कार्य किया गया है।
हमें उसके मस्तिष्क की परिपक्वता का पता उनके इस निबंध के माध्यम से पता चलता है। किस परिस्थिति में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, वह भाव क्या कहलाता है, इसकी स्पष्ट समझ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सभी मनोविकार संबंधी निबंधों के माध्यम से दी है। प्रस्तुत निबंध में भय और क्रोध का अंतर भी स्पष्ट किया गया है। वे कर्म पर विश्वास करने वालों में से थे। वे कहते हैं कि यदि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे, इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। स्त्री और पुरुष में जो भीरुता है, स्वभावगत भय अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। इस पर भी टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं कि स्त्रियों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता पूरी निंदा होती है, जो कायरता कहलाती है। यहाँ पर वे अपने निष्पक्ष व्यक्तित्व का दर्शन करते हैं। वे अच्छे इंसान को धर्म से ऊपर मानते हैं और इंसानियत को अधिक महत्व देते हुए कहते हैं कि जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उससे के करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। वैयक्तिकता के बाद हम बात करें वैचारिकता की, तो कोई भी निबंध लेखक के विचारों का संकलन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदर्श विचारों के धनी है। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व उनके विचारों से छलकता है। भय मनोविकार से संबंधित निबंध होने के साथ साथ एक वैचारिक निबंध भी है। वे बहुत ही उच्च विचारों वाले विद्वान थे, जो दूरदर्शी थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। बुद्धि का संबंध विचारों से है। उन्होंने अपने निबंधों में मानव मन के सभी विचारों, भावों, विकारों का मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है। भय भी उन्हीं में से एक है। शुक्ल जी सामाजिक बदलाव के पक्ष में है। उनका जीवंत चिंतन यहाँ प्रस्तुत है। भय कब और कैसे व्यक्ति को प्रभावित करता है, इसका उल्लेख उन्होंने उदाहरण सहित किया है। जिस कार्य के करने से मनुष्य को भय होगा, उस कार्य के करने के पहले भी लोग कहते हैं कि उस कार्य से भय मालूम होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस गड्ढे को फांद दो, या जिधर शेर बैठा है उधर से निकल जाओ, और वह कहे कि डर मालूम होता है, तो उसे यथार्थ में डर नहीं मालूम होता है, बल्कि हिचक मालूम होती है। उनके अनुसार उनकी बुद्धि हृदय को भी साथ लेकर यात्रा के लिए निकली है। वैचारिकता के बाद हम बात करें संक्षिप्तता की, तो संक्षिप्तता निबंध का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ज्यादातर निबंध बृहद होते हैं, किंतु जब वे अपनी बात को संक्षिप्त में कहते हैं तो उसका अर्थ विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है। भय निबंध की यदि बात करें तो भय संक्षिप्त निबंधों की कोटि में आएगा। निबंध का शीर्षक जिस प्रकार छोटा है, निबंध भी उसी प्रकार छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। भय निबंध में लेखक ने मानो भय नामक मनोविकार की शस्त्रक्रिया ही कर दी। बच्चे, स्त्री, पुरुष और पशु सबके लिए भय की अलग अलग व्याख्या की है। परिस्थितियों के अनुरूप सबके लिए भय का स्वरूप
बदलता रहता है। निबंध में उदाहरणों की भरमार होने से अर्थ समझने में सरलता होती है। उसी कारण वही निबंध का विस्तार हो गया है। लेखक के लेखन में गागर में सागर भरने वाली बात आ जाती है। संक्षिप्तता के बाद हम बात करें समाहर्ता की, तो प्रस्तुत निबंध की भाषा सरल है किंतु अर्थ में गंभीरता है। शुक्ल जी कहकर छूट जाते हैं और अर्थ ग्रहण समझने वाले पर छोड़ देते हैं। खड़ी बोली में लिखे गए इस निबंध की भाषा सरल होने के साथ साथ प्रौढ़ भी है। शुक्ल जी पाठक को अपने भावों के माध्यम से रसास्वाद कराने में सक्षम है। वे कहते हैं, जब तक दुख का उपादान अपनी क्रिया से हमारा सामीप्य लाभ करता न जान पड़ेगा, तब तक यथार्थ में भय न जान पड़ेगा। इस वाक्य से उनकी भाषा की गहनता का पता चलता है। वे एक आलोचक, समीक्षक और इतिहासकार भी थे, इसीलिए उनके लिए भाषा में आचार्यत्व के प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी की भाषा बहुत ही सृजनात्मक है, जो व्यावहारिक और व्याकरणिक दृष्टि से भी उचित है। कहावत का सार्थक प्रयोग किया है, जैसे भय भुला की आफत आई। कहावतों के बजाय दृष्टांतों का भी समावेश अधिक हुआ है। भावों के अनुरूप शैली का उपयोग करना लेखक बखूबी जानते हैं। इस प्रकार उनकी भाषा सार गर्भित है। शैली उनकी विचारात्मक शैली है, जो भावों के अनुरूप भाषा है। भाषा और शैली भावों के संप्रेषण में सफल बन पड़े हैं। शुक्ल जी हृदय, बुद्धि और मन के संबंध को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इस निबंध को जानने के बाद, उनके समझने के बाद हम सार बिंदु रूप कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा है। यह बात इस निबंध को पढ़ने से सही साबित होती है। प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का व्यक्तित्व तो छलकता ही है, साथ ही उनके आदर्श विचारों के दर्शन भी होते हैं। यह निबंध मानवीय मनोविज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। प्रस्तुत निबंध में लेखक द्वारा भय संबंधित विचार प्रदर्शित करते हुए सटीक और विषयानुरूप उदाहरणों द्वारा भय का स्वरूप स्पष्ट किया गया है तथा इस निबंध में भय संबंधित अनेक पक्षों का विचार और चर्चा की गई है। शुक्ल जी हिंदी के जितने बड़े विद्वान, आलोचक और इतिहासकार हैं, उनकी भाषा उतनी ही सहज और सरल है, किंतु उनके साथ साथ चोटदार भी है। वाक्य सरल बनाए गए हैं। तो ये था निबंध भय, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज हमने पेपर 204 की इकाई 6 भय रामचंद्र शुक्ल पाठ और विश्लेषण को हम यहाँ पूर्ण करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं